भी मित्र लाइव जुड़ जाएं और अब हम शुरू करेंगे साइंस का 8वां क्लास। जी हाँ, साइंस की महा मैराथन 8वीं क्लास हम शुरू करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और पुलिस परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे ये सभी क्लासेस। इससे बाहर आपकी परीक्षा में एक प्रश्न नहीं आएगा, बिल्कुल रट डालिएगा। यही प्रश्न आते हैं। प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हैं अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक का, और इसमें कुल 15 प्रैक्टिस पेपर है बंधु। वो क्या मार्केट से खरीद सकते हैं या मैंने ऑनलाइन खरीदने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन नष्ट नहीं हो सकता है। निम्न में से कौन नष्ट नहीं हो सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। जैसे कि सबसे पहला उदाहरण है कि रेशम की साड़ी नष्ट नहीं हो सकती, या कपास की शर्ट नष्ट नहीं हो सकती, या फिर पटसन का थैला नष्ट नहीं हो सकता, या फिर पॉलिथीन का थैला नष्ट नहीं हो सकता। बताइएगा इनमें से क्या नष्ट नहीं हो सकता। इसका सही जवाब है कि पॉलिथीन का जो थैला होगा यह नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि प्लास्टिक भैया नष्ट नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंचुए किसानों के मित्र होते हैं, ऐसा क्यों। केंचुए किसानों के मित्र कहे जाते हैं, ऐसा क्यों। वे मिट्टी खोदते हैं और इस प्रकार उसमें हवा भरते हैं, या फिर वे किसानों के लिए भोजन बनाते हैं, या फिर वे मिट्टी में सूक्ष्म जीवियों को खाकर उन्हें दूर करते हैं, या फिर वे बेकार प्लास्टिक को खाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, जो केंचुए होते हैं वे किसानों के मित्र इसलिए होते हैं, वे किसानों के मित्र इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि केंचुए जो होते हैं वे मिट्टी को क्या है मेरे बंधु खोदते हैं। मिट्टी को खोदते हैं और उसमें क्या है हवा भरते हैं। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और केंचुओं के द्वारा मिट्टी में क्या है खाद और खनिज पदार्थों की मात्रा में क्या है वृद्धि की जाती है। किसमें खाद और खनिज पदार्थों की मात्रा में वृद्धि की जाती है केंचुओं के द्वारा। अगला प्रश्न है कि विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि में प्रमुख योगदान किसका है। बताइएगा, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि में प्रमुख योगदान किसका है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बंधु, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। सभी लोग जुड़ जाएंगे, आप रहने दो सभी लोग। बिल्कुल, हम व्हाट्सएप पर काफ़ी समय पहले हमने लिंक डाली थी, बहुत समय हमें लग जाता है। पूरे भाई 52 व्हाट्सएप ग्रुप, 51 ग्रुप कंप्लीट हो चुके हैं। 52वां व्हाट्सएप ग्रुप हमने आज बना दिया है। ओके, रोजाना एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है फुल हो जाता है। तो इतने स्टूडेंट हैं तो हर क्लास को हमें क्या है व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना पड़ता है, इसी में समय लग जाता है। तो विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि में प्रमुख योगदान किसका है बंधु। इसका सही जवाब है कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमुख योगदान है। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह निम्न में से कौन सा कथन सलाह के लिए उचित नहीं है। बताएं, एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह निम्न में से कौन सा कथन जो है सलाह के लिए उचित नहीं। जैसे सबसे पहला विकल्प है कि फसल के लिए सही मात्रा में पारिस्थितिकी अनुकूलन पीड़कनाशी का प्रयोग करें, या फिर नष्ट होने और नष्ट नहीं होने वाले बेकार पदार्थों को पृथक करें, या अच्छी मात्रा में उर्वरकों और पीड़कनाशियों के प्रयोग से सब्जियां अपने आप विकसित होती हैं, या फिर आधुनिक तकनीकों के द्वारा प्लास्टिक का पुनश्चक्रण करें। तो हमेशा याद रखें, यहाँ पर जो सही जो सलाह उचित नहीं है वो है कि भाई कौन सी, कि अच्छी मात्रा में उर्वरकों और पीड़कनाशियों के प्रयोग से क्या है सब्जियां अपने आप विकसित हो जाती है। बिल्कुल गलत है भैया, कि अगर आप उर्वरक और पीड़कनाशियों का प्रयोग ज़्यादा करेंगे तो सब्जियां अपने आप विकसित हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। विकल्प सी यहाँ पर गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है कि जल का धरती में अंतः स्पंदन दर किसके कारण घट जाती है। जल का धरती में अंतः स्पंदन दर, कौन सी अंतः स्पंदन दर किसके कारण घट जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा कि जल का धरती में अंतः स्पंदन दर किसके कारण घट जाती है। मेरे बंधु जल्दी से आंसर कमेंट करें, हर स्टूडेंट आंसर कमेंट करते हुए आगे बढ़े। चलेगा, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। तो इसका सही जवाब क्या है, जल का धरती में अंतः स्पंदन किसके कारण घट जाती है। तो बंधु यह घट जाती है वनोन्मूलन के कारण। किसके कारण, वनोन्मूलन के कारण। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन हरे फेफड़ों के रूप में कार्य करता है। निम्न में से कौन हरे फेफड़ों के रूप में कार्य करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि हरे फेफड़ों के रूप में कार्य करते हैं कौन, वन। ओके, वन जो है इस प्रकृति में हरे फेफड़ों के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है
कि निम्न में से किस प्रकार की मृदा के कणों का आकार सबसे छोटा होता है? निम्न में से किस प्रकार की मृदा के कणों का आकार, किस प्रकार की मृदा के कणों का आकार जो है सबसे छोटा होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा, मृदा के कणों का आकार सबसे छोटा होता है मेरे बंधु। और कौन सी? तो चिकनी मृदा। कौन सी? चिकनी मृदा के कणों का आकार क्या है? सबसे छोटा होता है। अगला में से क्यों पड़ता है? क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव इनमें से क्यों पड़ता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बंधु। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्यों पड़ता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है क्यों पड़ता है? तो बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसका सही जवाब क्या होगा मेरे बंधु? इसका सही जवाब क्या होगा? तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो रहता है, ओके, ये क्यों बताइएगा? तो इसका सही जवाब है विकल्प बी, IR किरणें। ओके, सॉरी। चलिए, अगला प्रश्न है कि जुते हुए खेत में मृदा के बड़े टुकड़ों का क्या किया जाता है? थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ओके, बताइएगा। लगातार 4-5 घंटे बोलते बोलते अब गले में प्रॉब्लम होने लगी है। तो बंधु, इसका सही जवाब क्या होगा? जुते हुए खेत में मृदा के बड़े टुकड़ों का क्या किया जाता है? हमेशा याद रखें कि जुते हुए खेत में मृदा के बड़े टुकड़ों को क्या है? मृदा के बड़े टुकड़े जिन्हें क्या है? क्रोम्ब कहा जाता है, उन्हें समतावादी द्वारा समतल किया जाता है। उन्हें समतावादी के द्वारा क्या है? उन्हें समतल किया जाता है। अगला प्रश्न है कि केंचुए को मृदा से बाहर निकाल कर खुले में रख देने पर वह तुरंत ही मर जाता है, ऐसा क्यों? केंचुए को मृदा से बाहर निकालकर खुले में रख देने पर वह तुरंत क्यों मर जाता है? इसका प्रमुख कारण क्या रहता है? बताइएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, कैसे कैसे प्रश्न भाई देखिएगा पुलिस परीक्षा में पूछे गए। पुलिस के पुराने पेपर हैं, पूरे के पूरे पुलिस के पुराने प्रश्न हमने लिए टॉपिक वाइज। ओके, तो बंदूक क्यों मर जाता है केंचुआ? तो इसका कारण रहता है कि वो नम त्वचा में सांस लेता है। वो क्या है? नम त्वचा में सांस लेता है। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फसल की वृद्धि से पहले का चरण कौन सा है? फसल की वृद्धि से पहले का चरण कौन सा है? बताइएगा। मृदा में पोषक होने चाहिए, या मृदा न तो अम्लीय और न ही क्षारीय होनी चाहिए, या मृदा में पर्याप्त मात्रा में पोषक होने चाहिए, या मृदा को जोतने के द्वारा अच्छी तरह से तैयार किया जाना चाहिए। तो हमेशा याद रखिएगा कि फसल की वृद्धि से पहले का जो चरण है, फसल की वृद्धि से पहले का जो चरण है वो कौन सा है? कि मृदा को जोतने के द्वारा अच्छी तरह से क्या है? तैयार किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि वे सूक्ष्म जीव जो मृत वनस्पति और पशुओं को ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं, वे किस रूप में जाने जाते हैं? वे सूक्ष्म जीव जो मृत वनस्पति और पशुओं को ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं, वे किस रूप में जाने जाते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा, ऐसे सूक्ष्म जीव जो मृत वनस्पति को और पशुओं को ह्यूमस में चेंज करते हैं ना, ह्यूमस में, वे जाने जाते हैं मेरे बंधु किस नाम से? तो वे जाने जाते हैं अपघटक के रूप में। ओके, कैसे अपघटक कहलाते हैं? जो वनस्पति और पशुओं को, मरे हुए वनस्पति और पशुओं को क्या है? अपघटक के ह्यूमस के रूप में जो चेंज करते हैं ना, वे क्या कहलाते हैं? अपघटक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन जो है वनोन्मूलन के विषय में सही नहीं है? ओके, कौन सा कथन है जो वनोन्मूलन के विषय में सही नहीं है? तो हमेशा याद रखिएगा, यह सही नहीं है कि मृदा अपरदन जो है वनोन्मूलन का प्रमुख कारण है। ये बिल्कुल सही नहीं है। ओके, मृदा अपरदन होने से वनोन्मूलन नहीं होता है। ओके, बल्कि शहरीकरण जो है प्रमुख रूप से वनोन्मूलन के लिए उत्तरदायी है। अब यहाँ पर जो फैक्ट दिए हैं कि आवास की हानि वनोन्मूलन का परिणाम है, CO2 के स्तर में वृद्धि वनोन्मूलन का परिणाम है। बिल्कुल भाई, विकासात्मक प्रक्रिया कला वनोन्मूलन का कारण है। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि साइलो और धान्यगार क्या है? साइलो और धान्यगार क्या है? बताइएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमेशा याद रखिएगा कि साइलो और धान्यगार, क्या साइलो और धान्यगार ये दोनों के दोनों क्या है? अनाज के भंडारण के लिए और उसे कीट, चूहों और अन्य पीड़कों से सुरक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर एक गोदाम होता है।
ओके, साइलो और धान्यगार क्या है? एक बड़े गोदाम होते हैं अनाज भंडारण के लिए, जो कोई कीटों से, चूहों से और अन्य पीड़कों से क्या है, अनाज को बचाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य दिया हुआ है, बताइएगा। निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य, कौन सा कथन मेरे बंधु यहाँ पर गलत दिया हुआ है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर गलत कथन दिया हुआ है कि वन की वनस्पति और पशु एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र है। ये यहाँ पर गलत है। ओके, वन की वनस्पति और पशु एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, बल्कि पशु और वनस्पति तो क्या है, बंधु पशु वनस्पतियों पर निर्भर है, ये स्वतंत्र नहीं हो सकते। ये तो क्या है, बंधित है, अंतर बंधित है एक तरीके से। ओके, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ढीली मिट्टी किसके विकास में मदद करती है? जी हाँ, ये जो ढीली मिट्टी होती है यह किसके विकास में मदद करती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छा प्रश्न है मेरे बंधु, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जो ढीली मिट्टी होती है ना, वह जो है मदद करती है किसमें? तो ढीली मिट्टी सूक्ष्म जीव और केंचुओं के विकास में, किसमें? सूक्ष्म जीव और केंचुओं के विकास में मदद करती है ढीली मिट्टी। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है, बिल्कुल सही है मेरे बंधु। क्या है? ढीली मिट्टी जो है सूक्ष्म जीव और केंचुओं के विकास में मदद करती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका ये तैयार हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अब देखिए सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? तो सूक्ष्म जीव वे होते हैं जिन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। ओके, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। प्रश्न है कि वन आच्छादन के विनाश का प्रमुख कारण क्या है? वन आच्छादन के विनाश का प्रमुख कारण क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि वन आच्छादन के विनाश का प्रमुख कारण क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा, कि वन आच्छादन के विनाश का क्या, कि वन आच्छादन के विनाश का जो प्रमुख कारण है मेरे बंधु, वह क्या है? बांध का निर्माण करना और अतिचराई करना। ओके, क्या है? बांध का निर्माण करना और अतिचराई करना, ये वन आच्छादन के विनाश के प्रमुख कारण है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि छत्रक, फफूंदी और खमीर किसका उदाहरण है? छत्रक हो, फफूंदी और खमीर हो, ये किसका उदाहरण है? ओके, और वन आच्छादन सबसे ज्यादा कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में वन आच्छादन सबसे ज्यादा है। ओके, वन आच्छादन सबसे ज्यादा कहाँ? हमारे प्यारे से मध्य प्रदेश में ही है। ये प्रश्न हम एमपीजीके के अंतर्गत पढ़ते हैं। ओके, तो बंधु इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताओ, इसका सही जवाब क्या होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखना मेरे भैया, क्या सही जवाब होगा इसका? कि छत्रक, फफूंदी और खमीर ये उदाहरण है मेरे बंधु किसके? ये मृत जीवी के उदाहरण है। ओके, अगला प्रश्न है कि सभी जानवर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खाद्य के लिए पौधों पर निर्भर हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? सभी जानवर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खाद्य के लिए पौधों पर निर्भर हैं। पूरे के पूरे जानवर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खाद्य के लिए किस पर? पौधों पर निर्भर हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा कि इसलिए इन्हें कहा जाता है मेरे बंधु, क्या? इसलिए इन्हें परपोषित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसलिए इन्हें परपोषित कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी परत है जो हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है? कौन सी परत है जो हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बंधु, जल्दी से बताइएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल चलेगा। तो बंधु इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो इसका सही जवाब होगा मेरे बंधु कि ऐसी परत जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है वह है ओजोन परत। कौन सी? ओजोन परत है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए, बताइएगा। बहुत ही शानदार, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमेशा याद रखिएगा कि ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए या फिर ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो मेरे बंधु, हमें मोटर वाहनों को प्रभावशाली
शामक प्रयोग करना चाहिए, ओके, ध्वनि शामक। और सड़कों के किनारे वृक्ष लगाने चाहिए, और लाउड स्पीकर और शोर उत्पन्न करने वाले संगीत वादकों को प्रतिबंधित करना चाहिए। अतः ये सभी के सभी इसके सही जवाब होंगे। विकल्प डी हमें आंसर चुनना होगा। अगला प्रश्न है कि कृषि का इतिहास किसके शुरुआत में विकसित हुआ? कृषि का इतिहास जो है किसके शुरुआत में विकसित हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो कृषि का इतिहास है, जो कृषि का इतिहास है मेरे बंधु, यह शुरू हुआ था नवपाषाण युग की शुरुआत में। कब? नवपाषाण युग की शुरुआत में जो है क्या है, कृषि का इतिहास शुरू हुआ। ओके, कृषि का इतिहास नवपाषाण युग की शुरुआत में विकसित हुआ था। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में वन अग्नि किसका उदाहरण है? उत्तराखंड में वन अग्नि किसका उदाहरण है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप हमेशा याद रखिएगा कि उत्तराखंड में वन अग्नि उदाहरण है तेज दहन का। किसका है? तेज दहन का उदाहरण है वन अग्नि। प्रश्न है कि फसल से आप क्या समझते हैं? फसल से आप क्या समझते हैं? फसल क्या होती है? फसल पौधों का एक बड़ा सा संग्रह होता है, या फिर छात्रों का एक बड़ा सा संग्रह होता है, या फिर इसमें अनेक प्रकार के पौधे एक ही स्थान में उगाए जाते हैं, या फिर एक ही स्थान पर बड़ी मात्रा में समान प्रकार के पौधे यहाँ पर उगाए जाते हैं, और क्या है, कृषि होती है। तो हमेशा याद रखिएगा फसल, फसल से जो आशा है, फसल जो होती है वो क्या होती है मेरे बंधु? तो फसल का अर्थ होता है कि एक ही स्थान पर क्या, एक ही स्थान पर बड़ी मात्रा में समान प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं, और क्या है, कृषि की जाती है। ये क्या होता है? फसल होता है। अगला प्रश्न है कि कुछ तालाबों के ऊपर हरे रंग का आवरण होता है। कुछ तालाबों के ऊपर क्या है, हरे रंग का आवरण होता है। यह किसकी वृद्धि के कारण होता है? बताइए, यह किसकी वृद्धि के कारण संभव हो पाता है? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि कुछ तालाबों के ऊपर हरे रंग का आवरण होता है, ओके, और यह होता है किसकी वृद्धि के कारण? तो बंधु मेरे, ये होता है डिनोफ्लैगलेट्स के कारण। किसके? डिनोफ्लैगलेट्स की वृद्धि के कारण ये होता है। तालाबों पर हरे रंग का जो आवरण होता है कुछ तालाबों पर, वो किसके कारण? डिनोफ्लैगलेट्स। किसके कारण? डिनोफ्लैगलेट्स की वृद्धि के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न है कि सभी जीवित प्राणियों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत कौन है? सूर्य है। सभी जीवित प्राणियों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत सूर्य होता है। तो बताइएगा कि सौर ऊर्जा को किसके द्वारा पकड़ा जाता है? बताइए, सौर ऊर्जा को किसके द्वारा पकड़ा जाता है मेरे बंधु? बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा कि सौर ऊर्जा को पकड़ा जाता है किसके द्वारा? पर्णहरित वर्णक के द्वारा। जी हाँ, विकल्प बी इसका सही जवाब है। क्या है? पर्णहरित वर्णक के द्वारा जो है सौर ऊर्जा को पकड़ा जाता है। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरा का पूरा। यहाँ से एक या दो प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता ही बनता है। अब मैं विशेष रूप से आपको बता दूं कि जिस तरह से आप लोग जीके में, रीजनिंग में, मैथ में आंसर सही कर पाते हो, वैसे आप साइंस में स्कोर नहीं कर पा रहे। ये बिल्कुल स्वाभाविक है, बिल्कुल पक्का मैं आपसे कह रहा हूँ, नहीं कर पा रहे। मैं डेली आप लोगों को देख रहा हूँ। तो साइंस तो आप लोगों का बहुत ही बेकार है, वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं है साइंस भैया। तो साइंस में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, पिछले वीडियो को फिर से देखें, पीडीएफ जो दे रहे हैं उनसे रिवीजन करें। ऐसे काम नहीं चलेगा। अब आपको लगता है कि नहीं, हमारा तो, हम तो 70 नंबर ले आएंगे, 75 नंबर ले आएंगे, हम तो 80 नंबर ले आएंगे, पहले भी हम लेकर आए थे। तो आपको यह गलत फहमी हो रही है, क्योंकि पहले 10,000 वैकेंसी आई थी और अब केवल 4,000 है, आधे से भी कम है। और उस 4,000 वैकेंसी में से भी क्या है, अभी कुछ दिन पहले कुछ वैकेंसी बिल्कुल रिजर्व कर दी गई कि ये वैकेंसी किनको देंगे भैया? हम जो कि खिलाड़ी है ना, उनको देंगे ये वैकेंसी। कह दिया था कि नहीं? तो बंधु बहुत बहुत ताबड़तोड़ मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और स्कोर आपको मेरे हिसाब से 85 के आसपास रखना ही पड़ेगा, ओके, वरना आप सपने छोड़ दो। ओके, 80 से ऊपर ही आपको अंक चाहिए इस बार, हमेशा याद रखना मेरे बंधु। ओके, चलेगा। तो कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी कहता रहे, जहाँ तक आप खुद ऐसा आंकड़ा लगा सकते हो कि पहले कितनी वैकेंसी थी, अब कितनी वैकेंसी, और फॉर्म कितने, फॉर्म 15 लाख भरे जा चुके हैं। ओके, 15 लाख। चलेगा। तो ओजोन क्षेत्र किसकी अधिकता के परिणाम से है? तो इसका सही जवाब है कि यह परिणाम से किसके है? सीएफसी के उपयोग से। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वे जीव जो पौधों द्वारा निर्मित भोजन ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? बताइएगा, बताइएगा।
जल्दी से बताएं, आंसर कमेंट करें जल्दी से। कुछ भी मुश्किल नहीं होता, कुछ भी मुश्किल नहीं होता जहां पर उम्मीदें होती हैं। नित्या शुक्ला, जहां पर उम्मीदें होती हैं वहां पर कुछ भी मुश्किल नहीं होता। अगर पहले से ही मन बना लिया, पहले से ही मन बना लिया, जैसे कि 10 लाख लोग हैं, उनमें से लगेंगे कितने, 4,000 लोग लगेंगे। तो ये मतलब जो प्रयास कर रहे हैं उन्हें क्या प्रयास नहीं करना चाहिए? 10 लाख लोगों को प्रयास नहीं करना चाहिए? पेपर ही नहीं देना चाहिए क्या? हाँ, अगर उन्हें पता चल जाए कि हमारा इतना स्कोर नहीं हो सकता तो उन्हें प्रयास नहीं करना चाहिए? चलेगा। कुछ लोग वो होते हैं जो प्रयास के दम पर, मेहनत के दम पर, मेहनत के दम पर, मेहनत के दम पर क्या कर देते हैं, अंकों को पलट देते हैं और इस 001 को 100 कर देते हैं। ओके, बस आप पे क्षमता होनी चाहिए कि आप इस एक अंक को कहाँ यहाँ पर ला पाओ। इतनी मेहनत आपको करनी पड़ती है, बस यही खेल चलता है बंधु। मेहनत, मेहनत। वे जीव जो पौधों द्वारा निर्मित भोजन ग्रहण करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो बंधु ये कहलाते हैं परपोषी। क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि लीला ने अवलोकन किया कि साफ पानी का एक तालाब 1 सप्ताह के भीतर ही हरित शैवाल से ढक जाता है। 1 सप्ताह के अंदर ही क्या है, हरित शैवाल से ढक जाता है। जनन की किस विधि के द्वारा शैवाल इतनी तेजी से प्रसारित हुए? बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। तो बंधु, बंधु मेरे, बंधु मेरे क्या है, हमेशा याद रखिएगा कि जनन की किस विधि के द्वारा शैवाल जो है इतनी तेजी से प्रसारित होता है। तो इसका सही जवाब विखंडन। विखंडन प्रक्रिया के द्वारा जो है शैवाल इतनी तेजी से क्या है, फैल जाता है। प्रश्न है, निर्माण, जैव गैस का निर्माण भुक्त शेष जल द्वारा किसकी सहायता से होता है? बताइए, जैव गैस का निर्माण भुक्त शेष जल के द्वारा किसकी सहायता से होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जैव गैस का निर्माण भुक्त शेष जल के द्वारा होता है अवायवीय जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा? अवायवीय जीवाणु के द्वारा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि वनोन्मूलन इनमें से किसका एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन इनमें से किसका प्रमुख कारण है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जो वनोन्मूलन होता है यह प्रमुख कारण होता है मेरे बंधु क्या? वातावरण में CO2 की मात्रा में वृद्धि। वातावरण में CO2 की मात्रा में वृद्धि जो है किसका? वनोन्मूलन का प्रमुख कारण होता है। ओके, वनोन्मूलन अगर अधिक हो जाएगा, वनोन्मूलन हो जाएगा, वन कट जाएंगे तो क्या है, वातावरण में CO2 की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से इनमें से क्या हो सकता है? तो बंधु, अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 की मात्रा में वृद्धि अगर हो जाती है, CO2 की मात्रा में वृद्धि अगर हो जाती है तो क्या हो जाएगा? तो मेरे बंधु ग्रीन हाउस प्रभाव, ओके, ग्रीन हाउस प्रभाव की स्थिति पैदा हो जाएगी। अगर CO2 की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो ग्रीन हाउस प्रभाव हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हमारे देश के कुछ भागों में बहुत से भूस्खलनों की सूचना दी गई। ओके, बहुत से भूस्खलनों की सूचना दी गई, इसके पीछे का प्रमुख कारण क्या है? जल्दी से बताइएगा। तो बंधु, हमारे देश के कुछ भागों में बहुत से भूस्खलनों की सूचना दी गई और इस भूस्खलन के लिए प्रमुख कारण क्या होता है? तो भूस्खलन के लिए प्रमुख कारण होता है मेरे बंधु क्या? वनोन्मूलन प्रमुख कारण रहता है। क्या? वनोन्मूलन भूस्खलन के लिए प्रमुख कारण रहता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का अप्रदूषित और पारमित्र प्राकृतिक साधन क्या है? ऊर्जा का अप्रदूषित और पारमित्र प्राकृतिक साधन क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा, ऊर्जा का अप्रदूषित और पारमित्र प्राकृतिक साधन, पारमित्र और अप्रदूषित और पारमित्र प्राकृतिक साधन जो है वो क्या है मेरे बंधु? तो वो है धूप। क्या है? धूप। विकल्प ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पीने के लिए योग्य एवं स्वस्थ जल कौन सा है? पीने के लिए योग्य एवं स्वस्थ जल कौन सा है? बताइएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा, पीने के लिए योग्य एवं स्वस्थ जल की यहाँ पर बात हो रही है। तो पीने के योग्य और स्वस्थ जल जो है वो है ताज़ा जल। कौन सा? ताज़ा जल जो है पीने के योग्य है और स्वस्थ भी है। आगे बढ़ते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि पीने के लिए हमें शुद्ध ताज़े जल का उपयोग करना चाहिए और ताज़ा जल जो है पीने के योग्य होता है। हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या है? स्वच्छ जल को ही पीना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि भूमंडलीय ऊष्मीकरण ग्रीन हाउस गैस के कारण होती है। मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है?
बताइए। भूमंडलीय ऊष्मीकरण जो है ग्रीन हाउस गैस के कारण होता है, तो मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है बताइएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत बढ़िया। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे बंधु? अभिषेक ठाकुर आपको ब्लू कर दिया है, अंकित ओझा को भी ब्लू कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, अब की बार वर्दी पार, अंजलि प्रजापति लिख रही हैं। बेस्ट ऑफ लक आपको, बेस्ट ऑफ लक। राजकुमार धाकर विकल्प डी बता रहे, बहुत बढ़िया। राजकुमार आपको हमने ब्लू कर दिया है। चलिएगा आगे बढ़ें, आगे बढ़ जाएं। चलिए, हमेशा याद रखिएगा भूमंडलीय ऊष्मीकरण ग्रीन हाउस गैस किसके कारण होती है और इसकी मुख्य ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं? जिसका सही जवाब मेरे बंधु विकल्प है कि मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक जल धारण की क्षमता किसमें होती है? सर्वाधिक जल धारण की क्षमता किसमें होती है मेरे बंधु? जल्दी से बताइएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि सर्वाधिक जल धारण की जो क्षमता होती है, क्या सर्वाधिक जल धारण की जो क्षमता होती है, यह मृण्मय मृदा को में होती है। किसमें? मृण्मय मृदा में होती है। मृण्मय मृदा किसे कहते हैं? तो काली मृदा को, काली मिट्टी को वही क्या है? मृण्मय मृदा कहते हैं। ओके, देखिए पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है, लेकिन अभी तक आपको नहीं पता होगा कि मृण्मय मृदा किसे कहते हैं। तो भैया काली मिट्टी को, किसे? काली मिट्टी को ही मृण्मय मृदा कहते हैं। अगर आपसे मुलाकात पेपर में सीधे इससे हो जाते तो आप गलत करके आते, सोचते मृण्मय मृदा कौन सी होती है, कोई नहीं, तो आप ज्यादातर क्या आंसर लगाते? दुमटी मृदा या बलुई मृदा में से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि खरपतवार को क्षेत्र से दूर करने का तरीका और साधन कौन सा है? बताइएगा। खरपतवार को क्षेत्र से दूर अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या तरीका आप अपनाएंगे? बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। अगर आप खरपतवार को, बताइएगा, अगर आप खरपतवार को क्षेत्र से दूर करना चाहते हैं तो आपके द्वारा कौन सा तरीका अपनाया जाएगा ताकि खरपतवार जो है इस क्षेत्र से दूर हो जाए? तो बंधु मेरे, हम क्या करेंगे कि क्षेत्र में फसल बोने से पहले क्षेत्र से इसके बीजों को बपित्र द्वारा हटाएंगे। किसके द्वारा? बीज बपित्र के द्वारा इनके बीजों को हटाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न है कि जीव जो सरल प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्ची सामग्री का उपयोग कर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे जीव जो सरल प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्ची सामग्री का प्रयोग करके अपने भोजन को स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। अंकित ओझा कह रहे हैं कि वीडियो फ्री में ना देखें, लाइक कर दिया करें। बिल्कुल भाई, सभी लोग लाइक कर दें एक बार, सभी लोग एक बार लाइक कर दें वीडियो को जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत बढ़िया। तो ऐसे जीव जो सरल प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल को क्या करते हैं? कच्चे माल का उपयोग, कच्ची सामग्री का उपयोग कर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो मेरे बंधु उन्हें हम कहते हैं क्या? तो उन्हें हम कहते हैं स्वपोषित। क्या कहते हैं? स्वपोषित कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली मेट्रो के अभिगमन हेतु प्रयोग ने वायु प्रदूषण को कम करने में मदद की है क्योंकि वह इस पर चलती है। बताइएगा, दिल्ली मेट्रो के अभिगमन हेतु प्रयोग ने वायु प्रदूषण को कम करने में मदद की है, ऐसा क्यों? क्योंकि यह किस पर चलती है? तो हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि यह चलती है बंधु किस पर? विद्युत पर चलती है। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि धान, मक्का और कपास, क्या धान, मक्का और कपास जून से सितंबर तक उगाई जाती हैं। इन फसलों को क्या कहा जाता है? क्या है? जून से सितंबर तक उगाई जाती हैं, इन फसलों को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो भैया मेरे, इन फसलों को क्या है? खरीफ की फसल कहा जाता है। कौन सी? खरीफ की फसल कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मृदा अपरदन का कृषि में क्या अर्थ है? मृदा अपरदन का कृषि में क्या अर्थ होता है? बताइएगा। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। जो अपने कदमों की, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचा करते हैं।
ओके। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिलों पर पहुंचा करते हैं। ये पंक्ति लिखी है सुमन तिवारी जी ने। बहुत बढ़िया। तो हमेशा याद रखिएगा मृदा अपरदन का कृषि में क्या अर्थ है। तो मेरे बंधु मृदा अपरदन का कृषि में अर्थ होता है शीर्ष उपजाऊ मृदा को क्या है, बताओ क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो बंधु शीर्ष उपजाऊ मृदा को धोना। ओके, शीर्ष उपजाऊ मृदा को धोना। जो उपजाऊ मृदा रहती है ना, ऊपर ऊपरी परत पर जो उपजाऊ मृदा रहती है वो क्या है, वह बह जाती है, वह चली जाती है, यही मृदा अपरदन होता है। ओके। अगला प्रश्न है, अगर आप पेड़ पौधे नहीं होंगे, वनों का उन्मूलन होता रहेगा तो क्या है, मृदा अपरदन की स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ओके, क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ें क्या है, मृदा को बांधे रखती हैं। ओके, मृदा को बांधे रखती हैं, मृदा पर पकड़ बनाए रखती हैं। देखिएगा, एक किसान अपने खेत में दो प्रकार की फसलों की खेती करता है। उनमें से एक फसल फलीदार मटर है। फसल के इस विशेष संयोजन के द्वारा निम्न में से कौन सा खनिज जो है प्राकृतिक रूप से मृदा में पाया जाएगा। कौन सा खनिज है जो प्राकृतिक रूप से मृदा में पाया जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखें। इसका सही जवाब है नाइट्रोजन। कौन सा, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है कि जमीन के बड़े हिस्सों में उगाई जाने वाली रोपण फसलें कौन सी हैं। जमीन के बड़े हिस्सों में उगाई जाने वाली रोपण फसलें कौन सी, रोपण फसलें कौन सी है मेरे बंधु, जल्दी से बताइएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा याद रखिएगा। जमीन के बड़े हिस्सों में उगाई जाने वाली जो रोपण फसलें हैं वे कौन सी हैं। तो कॉफी और रबर, क्या है, कॉफी और रबर जो है रोपण फसलें हैं। अगला प्रश्न है कि आधार सेल क्या है। आधार सेल क्या है मेरे बंधु, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा। हमेशा याद रखिएगा कि मृदा की सबसे गहरी परत, मृदा की सबसे गहरी परत जो सख्त है, क्या, मृदा की सबसे गहरी परत जो सख्त है क्या है, आधार सेल है। ओके, मृदा की सबसे गहरी परत जो सख्त है क्या है, आधार सेल होती है। अगला प्रश्न है, CFC इनमें से किसका संक्षेप है। CFC इनमें से किसका संक्षेप है, बताइएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। बहुत बढ़िया। तो इसका सही जवाब क्या है, CFC इनमें से किसका संक्षेप है। तो CFC का अर्थ होता है मेरे बंधुओं क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है CFC का फुल फॉर्म होता है। ओके, और ये जो CFC होता है ना, ये ओजोन परत को नष्ट करता है। क्या करता है, CFC बेचारा क्या है, ओजोन परत को नष्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फसल जो बारिश के मौसम में उगाई जाती है, फसल जो बारिश के मौसम में उगाई जाती है और जिसे बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है, बताइए। ऐसी फसल जो बारिश के मौसम में उगाई जाती है और जिसे बहुत सारे पानी की क्या है, आवश्यकता होती है। तो बंधु, ऐसी फसल जो बारिश के मौसम में तो उगाई जाती है और जिसे बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है, यह फसल है मेरे बंधु कौन सी, धान। कौन सी है, धान की फसल है ये। अगला प्रश्न है कि बाढ़ के बाद नदी का किनारा अलग मृदा की बनावट में पाया गया, यह अधिक मात्रा में किसके संग्रहण के कारण हुआ, बताइएगा। बाढ़ के बाद नदी का किनारा अलग मृदा की बनावट में पाया गया, यह अधिक मात्रा में किसके संग्रहण के कारण पॉसिबल हो पाया। तो बंधु, ये गाद के कारण, किसके कारण, गाद के संग्रहण के कारण जो है पॉसिबल हो पाया। अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार, हर स्टूडेंट आंसर कमेंट करे और सभी के सही जवाब जा रहे हैं, बिल्कुल। प्रश्न है कि नीलगिरी के पेड़ बहित मल तालाबों के दोनों दिशाओं में लगाए जाते हैं। किसके, नीलगिरी के पेड़ जो है बहित मल तालाबों के दोनों दिशाओं में लगाए जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, बताइएगा। ऐसा क्यों होता है, तो बंधु ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भुक्त शीश जल का अवशोषण कर वायु में शुद्ध जल वाष्प को क्या है, निर्मुक्त करते हैं, इसीलिए। अगला प्रश्न है कि मृदा के मुख्य संगठक निम्न में से कौन है। मृदा के मुख्य संगठक निम्न में से कौन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा कि मृदा के जो मुख्य संगठक हैं वे हैं सेल, कण और ह्यूमस। क्या हैं, सेल, कण और ह्यूमस जो है मृदा के मुख्य संगठक हैं। ओके, अगला प्रश्न है कि हरी पत्तियां और हरे युवा तने भी सूर्य प्रकाश की ऊर्जा के प्रग्रहण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ खाद्य तैयार करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह प्रक्रिया
क्या कहलाती है? तो मेरे बंधु यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है यह प्रक्रिया। अगला प्रश्न है कि धान्य की फसल को उसके परिपक्व होने के बाद काटना और हटाना क्या कहलाता है? बताएं। धान्य की फसल को उसके परिपक्व होने के बाद काटना और हटाना क्या कहलाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा कि धान्य की फसल को उसके परिपक्व होने के बाद, धान की फसल को उसके परिपक्व होने के बाद काटना और हटाना, काटना और हटाना जो है ये कहलाता है सस्य कर्तन। क्या कहलाता है? सस्य कर्तन कहलाता है। तो सस्य कर्तन कौन सी फसल से संबंधित है? तो सस्य कर्तन जो है धान की फसल से संबंधित है। किससे? धान की फसल से सस्य कर्तन का संबंध है। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म जीव मृत पौधों का भरण कर निर्माण करते हैं किसका? सूक्ष्म जीव मृत पौधों का भरण कर किसका निर्माण करते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न तैयार हो जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा जो सूक्ष्म जीव है वे मृत पौधों का, सूक्ष्म जीव मृत पौधों का भरण कर निर्माण करते हैं मेरे बंधु किसका? यह ह्यूमस का निर्माण करते हैं। किसका? ह्यूमस का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर विद्यमान कई किस्मों के जीव इसे निर्दिष्ट करते हैं। पृथ्वी पर विद्यमान कई किस्मों के जो जीव हैं वे किसे निर्दिष्ट करते हैं? जल्दी से बताइएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि पृथ्वी पर विद्यमान कई किस्मों के जीव निर्दिष्ट करते हैं मेरे बंधु किसको? जैव विविधता को। किसको? जैव विविधता को ये निर्दिष्ट करते हैं। अगला प्रश्न है एक जल चक्र में घटनाओं का अनुक्रम क्या है? क्या? एक जल चक्र में घटनाओं का अनुक्रम क्या है मेरे बंधु? जल्दी से बताइएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि एक जल चक्र में घटनाओं का जो अनुक्रम है वो है सबसे पहले तो बाष्पन होता है जल का। जल का क्या है? सबसे पहले तो बाष्पन होता है और फिर संघनन होता है और फिर क्या है? वर्षण होता है। बाष्पन के बाद उस जल बाष्प का क्या होगा? संघनन होगा और संघनन के फलस्वरूप क्या है? वर्षण की स्थिति पैदा हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि वन अधिकारी वन में कुछ पशुओं की उपस्थिति की पहचान कैसे करते हैं? वन अधिकारी वन में कुछ पशुओं की उपस्थिति की पहचान कैसे करते हैं? बताइए। तो हमेशा याद रखिएगा वन अधिकारी वन में कुछ पशुओं की उपस्थिति की पहचान कैसे करते हैं मेरे बंधु? तो ये करते हैं उनके मल और पद चिन्ह द्वारा। कैसे? उनके मल और पद चिन्ह के द्वारा ये पहचान करते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक वन का उत्पाद नहीं है? निम्न में से कौन सा एक वन का उत्पाद नहीं है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा वन का उत्पाद कौन सा नहीं है मेरे बंधु? तो इसका सही जवाब है कि मिट्टी का तेल और डीजल जो है वनों का उत्पाद नहीं है इन दिए गए विकल्पों में। अगला प्रश्न है कि हवा पानी और मौसम की क्रियाओं के द्वारा चट्टानों के टूटने से मृदा का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया का नाम बताना है आपको। हवा पानी और मौसम की क्रियाओं के द्वारा चट्टानों के टूटने से क्या है? मृदा का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया का नाम आपको बताना है। तो बंधु इस प्रक्रिया को कहते हैं मृदा अपरदन। क्या कहते हैं? मृदा अपरदन। मृदा का जो निर्माण होता है गलत है ये, इसे मृदा अपरदन नहीं बंधु। मृदा अपरदन तो क्या होता है? मिट्टी जो बह जाती है, जो जमीन है, मिट्टी जो बह जाती है, मिट्टी की ऊपरी परत जो बह जाती है उसे मृदा अपरदन कहते हैं। अगर चट्टानों वगैरह के टूटने से मृदा का निर्माण अगर हो रहा है तो उसे अपक्षयण कहते हैं। क्या है? उसे अपक्षयण कहते हैं मेरे बंधुओं के। विकल्प बी इसका सही जवाब है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वन अगर कट जाएंगे, पूरे वन अगर कट जाएंगे तो क्या है? मृदा अपरदन ज्यादा होने लगेगा। अगला प्रश्न है सबसे निम्न में से कौन सा है? सबसे सामान्य प्रकार का रेशम निम्न में से कौन सा है? जल्दी से बताइएगा। तो हमेशा याद रखना मेरे बंधु सबसे सामान्य प्रकार का रेशम, सबसे सामान्य प्रकार का रेशम इन दिए गए विकल्पों में मौथ रेशम है। कौन सा है? मौथ रेशम जो है इन दिए गए विकल्पों में सामान्य रेशम है। अगला प्रश्न है कि मृत वनस्पति को कोयले में परिवर्तित करने की धीमी प्रक्रिया क्या कहलाती है? मृत वनस्पति को कोयले में परिवर्तित करने की जो धीमी प्रक्रिया रहती है ये क्या कहलाती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा कि मृत वनस्पति को कोयले में चेंज करने की जो धीमी प्रक्रिया होती है मेरे बंधु यह कहलाती है कार्बोनीकरण। क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया कार्बोनीकरण कहलाती है मेरे बंधुओं के। विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है ऐसे सूक्ष्म जीव जो मृत एवं क्षयमान पदार्थ खाते हैं। कौन से? जो मृत और क्षयमान पदार्थों को खाते हैं वे किसका अनुसरण करते हैं? बताइएगा।
ऐसे सूक्ष्म जीव जो मृत और क्षयमान पदार्थों को खाते हैं वे किसका अनुसरण करते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा। ऐसे सूक्ष्म जीव जो मृत और क्षयमान पदार्थों को खाते हैं वे अनुसरण करते हैं मेरे बंधु किसका? सेप्रोफाइटिक पोषण का। किसका? सेप्रोफाइटिक पोषण का वे अनुसरण करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए किस 4R सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए? पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए किस 4R सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए? तो हमेशा याद रखिएगा, अगर पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त बनाना चाहते हैं तो हमें 4R सिद्धांत का पालन करना चाहिए। और यह 4R सिद्धांत कौन सा है मेरे बंधु? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिकवर। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। इसे हमेशा याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है मेरे बंधु। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अमरवेल मेजबान को कीमती पोषकों से वंचित कर देता है। अमरवेल जो है कीमती पोषकों से वंचित कर देता है, इसलिए यह क्या कहलाता है? अमरवेल जिस पर भी गया ना, जिस पर भी अमरवेल बढ़ने लग गया, वो क्या है? उसके पोषक तत्वों को पूरे को खुद खींच लेता है, उसको क्या है? पोषक तत्वों से वंचित कर देता है। इसीलिए इस अमरवेल को क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। अमरवेल को क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जो जल चक्र में सहायता करती है, वह प्रक्रिया जो जल चक्र में सहायता करती है क्या कहलाती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा, वह प्रक्रिया जो जल चक्र में सहायता करती है, इस प्रक्रिया को कहते हैं मेरे बंधु क्या? बाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं? वह प्रक्रिया जो जल चक्र में सहायता करती है उसे बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है मेरे बंधु। ओके, आज की क्लास में केवल इतने ही प्रश्न। आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सभी के सभी मित्र इस वीडियो को लाइक करें, सभी भाई सभी बहन इस वीडियो को लाइक करें। और अब क्लास के बाद क्या है, अपने सभी दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। ओके, शेयर जरूर करें और सभी लोग क्या है, लाइक भी करें बंधु वीडियो को। ओके, जब क्लासेस आपको फ्री उपलब्ध कराई जा रही हैं तो केवल लाइक तो बनता है बंधु, क्या है? लाइक तो बनता है। सबसे बड़ी बात यह कि मैं आपको पूरा का पूरा साइंस टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। कैसे? टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, टॉपिक वाइज, इसीलिए आपको समझ भी अच्छे से आ जाती हैं चीज़ें और आपका रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है। ओके, पूरे पीडीएफ आपको कहाँ पर? व्हाट्सएप पर दिए जा रहे हैं। हालांकि जीके के पीडीएफ दिए जा रहे हैं, जीके के पीडीएफ दिए जा रहे हैं। अभी आपको साइंस के पीडीएफ नहीं दिए गए हैं, तो एकदम से आपको साइंस के पीडीएफ दे दिए जाएंगे। निश्चिंत रहें, बिल्कुल निश्चिंत रहें, एकदम से आपको साइंस के पीडीएफ दे दिए जाएंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। ठोक दो सबके सब लाइक और पहुंचा दो 300 लाइक, पहुंचा दो 300 लाइक, जल्दी से 300 लाइक हो जाने चाहिए। करो लाइक सभी के सभी।